ग्राफिकल मेथड हमने देखी थी, ग्राफिकल मेथड कैसे हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या एक प्रॉब्लम थी ग्राफिकल मेथड में, क्यों कन्वीनियंट नहीं थी, किस तरह के केसेस में जब जो भी पॉइंट जो आएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा या कोई भी पॉइंट आता है जो कि रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अगर वो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हो, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जैसे √2, √2, √3, पाई, इस तरह के अगर कोई नॉन इंटीजर 2/3, 5/2 एंड सो ऑन, यदि नॉन इंटीजर कोऑर्डिनेट्स यदि मिलते हैं तो क्या होगा, वो मेथड इतना क्या होगा, इतना एक्यूरेट नहीं होगी, है ना, हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट आंसर, मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना, अगर मान लो कि नॉन इरेशनल नंबर्स हैं। अब इरेशनल नंबर से यदि होते हैं तो इरेशनल नंबर्स तो हमें पता, अब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, हम मार्क ही कैसे मार्क करेंगे, है ना। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, वो उतनी कन्वीनियंट मेथड नहीं है ग्राफिकल मेथड। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आती है, एल्जेब्रिक मेथड्स, है ना, एल्जेब्रिक मेथड्स। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कौन कौन सी मेथड्स हम देखेंगे, एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने देखा था कौन कौन सी मेथड हम पढ़ेंगे, पहले 3 मेथड्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, then elimination method, and the last is cross multiplication method। ये 3 मेथड हम देखेंगे, है ना, वन बाय वन देखते हैं। पहले शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बेसिकली। अच्छा, मेथड बेसिकली है क्या, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम निकालेंगे, क्या है मेथड, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है द सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन। ये हमें क्या करना है, इक्वेशंस हैं क्या, 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। ये इक्वेशंस है, इन्हें हम, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस ऐसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी पहले तो एक इक्वेशन कोई पिक करूंगा, कोई भी एक इक्वेशन, है ना। लेट से मैं पिक कर लेता हूं x + 2y = 3। हाँ, स्टेप्स क्या है, कोई भी पहले तो कोई भी एक इक्वेशन हमने क्या की, पिक की फर्स्ट। तो मैंने कोई भी एक रैंडम कोई भी इक्वेशन ली, लेट से मैंने x + 2y = 3 ली। ये हो गई मेरी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, अब मैं क्या करूंगा, एक किसी भी वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स और वाई, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं निकालता हूं वाई के टर्म्स में, तो क्या आएगी, 3 - 2y। ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या, अब मैंने जो वैल्यू निकाली है, लेट से इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं। अच्छा, मैंने जो वैल्यू, एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकाली है वाई के टर्म्स में, एक्स की वैल्यू मैंने किसके टर्म्स में निकाल दी, वाई के टर्म्स में। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को, जो वैल्यू आई है एक्स की वाई के टर्म्स में, इसको क्या करूंगा, लेट से दिस इज, हाँ, एक काम करते हैं हम, लेट से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने इक्वेशन 2 पिक की पहले, उसके बाद
एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के फॉर्म टर्म्स में मैंने वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या, जो भी मैंने निकाली है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन जो कौन सी, जो दूसरी इक्वेशन बची, एक इक्वेशन तो मैंने पिक की थी, उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन उसमें क्या करूंगा, वैल्यू को पुट करूंगा मैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, है ना, जैसे मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15 बाय इक्वल टू 2, है ना। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पे, 3 माइनस 2y, और वहां से मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू क्या करूंगा, निकालूंगा। ये कितना होगा, एक्सपांड करूंगा तो 21 14 बाय माइनस 15 बाय इक्वल टू 2। तो ये कितना आ रहा है, 21 माइनस 2, और ये हो जाएगा मेरा 14 29y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 19 बाय 29। तो y की वैल्यू आ गई 19 बाय 29। लास्ट स्टेप क्या होगी मेरी, अगेन मैं क्या करूंगा, जो y की जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसमें, लेट से ये इक्वेशन है, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं कहीं भी, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, किसी में भी मैं पुट करूंगा, मुझे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल जाएगी। लेट से मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 3 में, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 19 बाय 29 इन इक्वेशन 3। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 बाय 29, तो ये हो जाएगा 49 बाय 29। ठीक, तो यहां से मुझे x की क्या, x और y की क्या वैल्यू आ गई, x आ गया है मेरा 49 बाय 29। तो सॉल्यूशन क्या होगा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, therefore the solution is x equal to 49 by 29 and y equal to 19 by 29, है ना। तो बेसिकली क्या किया हमने, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोई इक्वेशन पिक कर रहा हूँ, उसमें पहली क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली, उसके बाद मैं उस x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, और वहां से सेकंड वेरिएबल की वैल्यू y की वैल्यू निकाली। और जैसे ही मेरे पास एक बार y की वैल्यू आ गई, उसके बाद मैंने क्या किया, या तो मैं इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी y की वैल्यू पुट करूंगा और x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग निकाल लूंगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले x निकाल रहे हैं y के टर्म्स में, उसके बाद x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 में, है ना। क्योंकि हम एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी इक्वेशन में, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। समझ में आया बेटा, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है कैसे हमने x और y की वैल्यू निकाली, है ना। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारी पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को निकाल रहे हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना, गिवन इक्वेशंस में। सब्स्टिट्यूट करके हम सेकंड वेरिएबल y की वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर अगेन उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशंस में टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से जो x और y क्या है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये एक, अच्छा अब ये तो हो गया। अब यहां से जैसे हमने ग्राफिकल मेथड देखी थी, ग्राफिकल मेथड में देखा था हमने, ग्राफिकल मेथड क्या है, हमें पहले ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम ग्राफ से ये बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, मतलब वो इंटरसेक्टिंग यानी यूनिक सॉल्यूशन देगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या नो सॉल्यूशन देगा। और साथ में हम सॉल्यूशन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग है तो हमें पता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने
किस में देखा था? ग्राफिकल मेथड से। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हाँ हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज मिल रही है ना। अब हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? एक तो तरीका यही है कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करके देखें, कोफिशिएंट्स जो हमने देखा था कि रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं, है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, या नो सॉल्यूशन देगा, या यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना। इस क्वेश्चन पे हम दोबारा बाद में आएंगे, तो इससे पहले हम एक और क्वेश्चन लेना है ना, और समझते हैं कि हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी कैसे बता सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन लेना हूं, क्वेश्चन है लेट्स से the cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9, and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18। हमें क्या करना है? कैलकुलेट फाइंड द कॉस्ट ऑफ each pencil and each eraser। आवाज नहीं आ रहा। आवाज इस क्वेश्चन को करते हैं हम किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर हमें कैलकुलेट करनी। लेट से लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल is ₹X, yeah, and cost of each eraser हमने मान ली ₹Y, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी कंडीशंस गिवन है उससे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। सो पेयर ऑफ क्या क्या होंगी? अच्छा, 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट गिवन है 9, है ना। तो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल है X और कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर है Y। तो 2 पेंसिल की कॉस्ट होगी 2X प्लस 3 इरेजर की होगी 3Y इक्वल टू 9। सिमिलरली 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट है 18, मतलब 4 पेंसिल की होगी 4X, 6 इरेजर की होगी 6Y इक्वल टू 18। तो हमें ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गई। क्या क्या? 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9 और 4X प्लस 6Y इक्वल टू 18, है ना। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करते हैं? कोई भी एक, है ना, कोई भी एक मैं इक्वेशन क्या करता हूँ? पिक करता हूँ और उसमें क्या करता हूँ? कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालूंगा। लेट्स से मैंने पिक कर ली कौन सी? इक्वेशन 1, है ना। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 क्या है? 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9। यहां से X की वैल्यू में क्या है? Y के टर्म्स में निकालता हूं तो क्या होगी? 9 माइनस 3Y अपॉन 2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, है ना, बाय इक्वेशन 1, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट
x इक्वल टू 9 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन। जो जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन पिक की थी, अब मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, जैसे ही मैं पुट करूंगा क्या होगा, 4 इंटू 9 माइनस 3y/2 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 18। ठीक, तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या, ये 2 से 2 कैंसिल एंड देन मुझे क्या मिल गया, 2 इंटू 9 माइनस 3y और क्या है 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 18। फर्दर एक्सपांड करता हूं तो 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये 6y से 6y तो कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया है 18 इक्वल टू 18। अब बताओ वेदा, हाँ अब क्या करें, ये तो 18 इक्वल टू 18 मिल गया, अब हम कैसे निकालेंगे वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू तो आ ही नहीं पाई इसमें, ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ गलती कर दी क्या, क्यों वेदा, क्या लग रहा है क्या हो गया ये। अब क्या करें, यहाँ से तो x और y की वैल्यू, मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट ही नहीं आ रही है। मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई गलती की, क्या लग रहा है कुछ गलती की हमने, है ना, प्रॉपर मेथड लगाई है, कोई गलती मुझे नहीं लगता कोई गलती की है हमने। इक्वेशन भी सही बनाई है, इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इक्वेशंस भी सही है ना। फर्स्ट इक्वेशन पिक की, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली, सब्स्टिट्यूट की x की वैल्यू इन इक्वेशन 2 में, यहाँ भी कोई गलती नहीं की। फिर क्या लग रहा है बेटा, क्या हो गया 18 इक्वल टू 80, इसका क्या मतलब है। सर कॉस्ट इक्वल है दोनों की। कॉस्ट इक्वल है तो उससे क्या, लेकिन कॉस्ट इक्वल है लेकिन कितनी है, अगर मान लो इक्वल भी होता तो वो तो x की वैल्यू कुछ यहाँ से कुछ निकलती y की वैल्यू, फिर हम y की वैल्यू पुट करते तो x की वैल्यू आती। अगर इक्वल होते तो दोनों इक्वल आ जाते x और y की वैल्यू। लेकिन अब हम कैसे निकालें, हम कैसे बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी y की, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इसका बेसिकली क्या है मतलब वेदा, देखो जैसे ही मैंने क्या किया, हमने सब कुछ सही किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा, जब मैंने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, तो मैं जब आया तो यहाँ पे मुझे y सीधा मिल गया था और फिर मैंने यहाँ से x निकाल लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे y जो निकलना चाहिए वो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं और मुझे एक स्टेटमेंट मिल जा रहा है 18 इक्वल टू 18। पहले ये बताओ, क्या ये सिर्फ इतना बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। 18 इक्वल टू 18 क्या ये सही है या गलत है, ये हाँ बताओ। सर सही। सही है ना, बिल्कुल सही है। 18 इज इक्वल टू 18 बिल्कुल सही है ना। अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता 18 इक्वल टू 5, तो मैं बोलता कि ये तो गलत है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, 18 5 के बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 18 इक्वल टू 8, है ना। इसका मतलब है हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है एक्स और वाई की, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है एक्स और वाई की। हमने जब सॉल्व किया तो हमने देखा जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट आ रही है, एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रही। लास्ट में जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कोई गलत स्टेटमेंट मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, मतलब हमने सही किया है। लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझो, ऐसा हो क्यों रहा है। अगर तुम ध्यान से इन दो इक्वेशंस को देखो वेदा, यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन अलग नहीं है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब सेकंड इक्वेशन जो है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, इसमें से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन लेता हूं तो क्या है 2 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो यहां से भी मैं सॉल्व करूंगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, हम बेसिकली दो सेम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया, हम दो सेम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था, हमने क्या देखा था,
अगर वहां से एक हमने एक एग्जांपल किया जिसमें ऑरेंज और एप्पल वाला हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें जो हमें सॉल्यूशन मिल रहे थे वो उसमें जो लाइंस हमने जब ग्राफ पे प्लॉट करी थी तो वो आ रही थी कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा वो भी मैंने बताया था कोइंसिडेंट क्यों आ रही थी, क्योंकि वहां भी हम दो सेम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। सेम इक्वेशन कह लो, अगर सेम इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कोइंसिडेंट आएगा, है ना, मतलब वो एक ही लाइन है बेसिकली, या कह लो कि हमने क्योंकि यहाँ पे 2 से एक तरह से उसी में मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, है ना, तो मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गई ये। बाकी है तो वो सेम ही इक्वेशन। मतलब मैं क्या कर रहा हूं अगर ग्राफिकली देखेंगे तो हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी इनकी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमने एप्पल और ऑरेंज वाले एग्जांपल में देखा था, वहां भी हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन थी, सेम इक्विवेलेंट इक्वेशंस थी, मैंने बोला था इक्विवेलेंट इक्वेशंस। वहां पे हमें जो ग्राफ मिल रहा था वो कोइंसिडेंट लाइन आ रही थी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या एक ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है, मतलब मैं एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी ले लूं, ये मुझे जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है, और वो की इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई के। इसका मतलब मैं एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले लूं, मुझे हमेशा जो स्टेटमेंट ये हमेशा ट्रू रहेगा, वो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है ही नहीं। मतलब मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, मतलब मुझे क्या है, यहाँ से मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वी आर नॉट गेटिंग स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे से मैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ, क्या होगा, यहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की क्या होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट निकालनी है, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल है एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर है वाई। तो जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें ऐसी एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। तो ये वही केस हो गया जहां पे हमें ग्राफिकली हमें कोइंसिडेंट लाइन मिल रही थी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम क्या बता सकते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अब आते हैं हम ये प्रीवियस को, इसमें मैंने जब सॉल्व किया था तब मुझे क्या सीधे सीधे y की वैल्यू मिल जा रही थी, वहां से मैंने x की वैल्यू, तो यहाँ पे x और y की हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें यूनिक सॉल्यूशन देंगी, यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे हमने देखा जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया और आगे हमें क्या मिला, एक स्टेटमेंट मिल गया, एक ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है बेसिकली, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। और ये ट्रू है, ये हमेशा ट्रू रहेगा, एक्स और वाई की मैं कुछ भी वैल्यू लूं। क्यों रहेगा, क्योंकि मैं वाई की कुछ भी वैल्यू ले लूंगा यहाँ, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे हमेशा ये ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। इसका मतलब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ एक्स और वाई की। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर क्लियर। हाँ अच्छा, लेकिन अगर कोई बोल ही दे, अब कुछ गिवन कंडीशन दी हुई है और क्वेश्चन में पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, तो मैंने कहा इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा लेकिन अगर हमें कुछ वैल्यूज निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं, मैं क्या करूंगा, कोई अब इक्वेशन तो दोनों सेम ही है, मैं कोई भी एक इक्वेशन पिक करूंगा, है ना। लेट्स से मैंने पिक की 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। मैंने यहाँ पे x निकाला था y के टर्म्स में 9 माइनस 3y/2। अब मुझे मान लो कि कुछ एक दो सॉल्यूशन, अब वैसे तो इनफाइनाइट होंगे, अब पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना, मान लो मुझे 2-3 सॉल्यूशन निकालने ही है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो उनमें से सम ऑफ द सॉल्यूशंस, है ना, सम ऑफ द सॉल्यूशंस आर क्या होंगे, मैं क्या करूंगा, y की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा और x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लूंगा। मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, y की वैल्यू यदि 2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, 3/2 एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, ये तो कुछ सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए, एक तो आ गए x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, एक आ गया x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है,
एक्स की एक्स मतलब अगर हर एक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, यदि ईच पेंसिल की कॉस्ट अगर 3 रुपीज होगी तो कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर कितनी होगी, 1 रुपी, है ना, यही है, यही तो है। अगर हर पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपी है तो इरेजर की कॉस्ट 1 होगी, अगर हर पेंसिल की कॉस्ट 3/2 रुपी है तो इरेजर की कॉस्ट होगी 2 रुपी। तो ऐसे मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने, अब हम सब्स्टिट्यूट, अब हम हमें पता चल गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी हम बता सकते हैं। अगर हमें एक्स और वाई की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज मिल रही हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो इसका मतलब वो क्या है, हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यदि मुझे कुछ इस तरह का मिल जाता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कुछ मुझे ऐसे ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है जहां पे एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, वो जो स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू ही, ये स्टेटमेंट तो क्या रहेगा, हमेशा ट्रू होगा, जो कि इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई के, मतलब मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा होता वेदा, और वहां पे मुझे कोई स्टेटमेंट मिल जाता 18 = 0 लेट से, तो जो कि क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर इसी को मैं सॉल्व करते करते ट्रू स्टेटमेंट की जगह मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता, फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता, मैं एक्स और वाई की मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, मुझे हमेशा ये फॉल्स स्टेटमेंट ही मिलेगा। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर मुझे ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो ट्रू सॉल्यूशन। इस पे हम एक क्वेश्चन से और समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो हम ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड में हम ले चुके हैं। वहां पे हमें ग्राफिकल मेथड में उसका पैरेलल लाइंस मिली थी, पैरेलल लाइंस मतलब कि नो सॉल्यूशन। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और समझते हैं। उसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन में सिंपली दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, लेट से कौन कौन सी, x + 2y = 4 एंड 2x + 4y = 12, है ना, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने ग्राफिकल मेथड से भी किया था, वहां पे हमें क्या मिली थी, पैरेलल लाइंस मिली थी, मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा आना चाहिए, हमारा नो सॉल्यूशन आना चाहिए। मतलब मैंने बताया कि नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हमें ट्रू स्टेटमेंट की जगह फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए। तो हम देखते हैं क्या इसमें ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने इक्वेशन क्या क्या है, x + 2y = 4 एंड 2x + 4y = 12, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, है ना। सो इक्वेशन 1 में से बाय इक्वेशन 1 मैं क्या करता हूं, पहले x को निकाल लेता हूं y के टर्म्स में, तो 4 - 2y। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट x = 4 - 2y इन किसमें, जो भी सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू क्या है, x की वैल्यू 4 - 2y, 4 - 2y + 4y = 12। फर्दर एक्सपांड करूंगा तो 8 - 4y + 4y = 12। यहां से ये कैंसिल, और यहां से क्या आ रहा है, 8 = 12, और यहां से 8 = 12 है, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब जो x और y से इंडिपेंडेंट तो आ रहा है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब मैं x और y की कोई भी वैल्यू लूंगा मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है। therefore the pair of linear equations do not have a common solution, कोई भी हमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो the equations will not have, so it will have no solution, so it will have no solution, है ना। तो यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट, अच्छा अब हमें पता चल गया कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं।
अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर सिंपल नेचर ऑफ सॉल्यूशन ही बताना है, कुछ नहीं है, पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, सिंपली हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो बेस्ट तरीका है कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, सीधा बताओ। पहला हमने ये जो पहला क्वेश्चन लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ से एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब एक्स और वाई की यही क्या होगी, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, मुझे एक स्टेटमेंट मिल रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई के, लेकिन वो स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखता हूं, मुझे हमेशा ये ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है, मतलब जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी। अगर उनमें भी हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लूंगा 1 2 3 4 5 और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, वही क्या होंगे, कुछ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से। अगर वही स्टेटमेंट हमने देखा लास्ट क्वेश्चन, वही स्टेटमेंट यदि मुझे क्या मिल जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, मतलब एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट मिल रहा है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट मिल रहा है, मतलब मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू लूंगा हमेशा मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब वो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब अगर मैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो वो मुझे पैरेलल लाइंस मिलेंगी, मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन, सो इट विल कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इट मींस इट विल हैव नो सॉल्यूशन। और जो भी क्वेश्चन किए उनको अगर कोएफिशिएंट्स भी हम देखेंगे कोएफिशिएंट का रेशो, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, वही मिलेगा। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन में हमें मिल रहा है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, है ना, उसकी कंडीशन क्या है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो a1 by a2 मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा, a1 by a2 क्या होगा 7 by 1 और a2 by b2 क्या होगा -15/2, जो कि नॉट बराबर नहीं है ना, इसका मतलब मैं यहाँ पे हमें क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए और वही हमें मिल रहा है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम क्या बता सकते हैं कि हाँ यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। वहीं इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या थी, मतलब कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा 2 by 4 इक्वल टू 3 by 6 इक्वल टू 9 by 18, तो अगेन मुझे क्या मिल रहा है 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2, तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि ये इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, और उसके लिए कंडीशन क्या है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by a2 बस नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो a1 क्या है 1 a1 by a2 एंड b1 by b2 एंड c1 by c2, तो ये 1 by 2, तो ये तो क्या है 1 by 2, ये भी 1 by 2 और ये है 1 by 3, यानी कि a1 by a2 इज इक्वल बट they are not equal to c1 by c2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 plus not equal to c1 by c2, तो हम कोएफिशिएंट से भी हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं, और वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमें करेक्ट मिल रहा है। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या निकला सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें पता है कैसे मेथड अप्लाई करनी है, यदि मुझे एक्स और वाई की कुछ यूनिक वैल्यू मिल रही है मतलब इट विल गिव अस यूनिक सॉल्यूशन, मतलब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ग्राफिकली हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। फिर यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और मुझे एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट कुछ स्टेटमेंट मिल रहा है लेकिन ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, और अगर वही स्टेटमेंट मुझे फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है इसका मतलब नो सॉल्यूशन।